नमस्कार। पिछले कई दिनों से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। यह लड़ाई छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर एक पहाड़ी पर हो रही है, जहां अंदेशा है कि माओवादियों के शीर्ष नेता छुपे हुए हैं। दरअसल हुआ यह है कि पिछले कई सालों से माओवादियों का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत सिमट गया है। इसकी वजह यह है कि माओवादियों ने जिन लोगों को नया जीवन देने का वादा किया था, वो उन्हीं आदिवासियों की जान के पीछे पड़ गए। दूसरा ये कि उनके बहुत सारे बड़े नेता अलग-अलग मुठभेड़ों में या तो मारे गए या गिरफ्तार हो गए। नक्सली समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा बल लगातार इंटीरियर एरियाज में घुसने लगे। वहां सड़कें बनी, मोबाइल कनेक्टिविटी जो ना के बराबर थी, उसे काफी हद तक पुख्ता किया गया। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत इलाकों में माओवादियों के प्रति गरीब जनता का मोहभंग भी हुआ है। हालांकि ये बात भी सच है कि अगर माओवादी न होते, तो शायद सरकार इस बहुत बड़े इलाके की कभी सुध नहीं लेती। अगर इस इलाके की तरफ जहां भारत का सबसे गरीब और शोषित वर्ग रहता है, वहां आजादी के बाद ध्यान दिया होता, तो इतने साल से इतने नक्सल प्रभावित राज्य हिंसा से ग्रस्त नहीं रहते। इतने बेगुनाह लोग नहीं मारे जाते, न ही इतनी बड़ी संख्या में हमें अपने सुरक्षा बल खोने पड़ते। उसके बारे में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम माओवादियों और इंडियन स्टेट के बीच बातचीत के इतिहास पर नजर डालेंगे। चूंकि उन पे प्रेशर बहुत बढ़ गया है, इसलिए माओवादी अब ये कह रहे हैं कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। यह अपील उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई बार जारी की है, जिसका साफ मतलब ये है कि वो बैकफुट पर है। लेकिन इस बार सरकार सुनने के मूड में नहीं लग रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली समस्या को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 रख ली है। इसलिए छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में, जहां नक्सलियों का एक तरह से आखिरी गढ़ है, वहां लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर लड़ाई मुख्य तौर पर माओवादियों के कमांडर हिडमार्क के खात्मे के लिए लड़ी जा रही है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक वहां छुपा हुआ है। उसके बारे में भी हम कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूं सन 2004 में आंध्र प्रदेश। आंध्रा माने अनडिवाइडेड आंध्रा। यहाँ वाईएस राजशेखर रेड्डी नए-नए मुख्यमंत्री बने थे। 11 अक्टूबर को नक्सलियों का एक गुट जंगल से बाहर आकर हैदराबाद आया। उसको लीड कर रहे थे शीर्ष नक्सली नेता रामाकृष्णा, जिनका असली नाम अक्की राजू हरागोपाल है। उन्होंने मिलिट्री फटीग्स पहनी थी और उनके कंधे पर AK-47 राइफल झूल रही थी। जब उनसे पूछा गया कि वो यूनिफॉर्म पहन के क्यों आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास इसके अलावा कुछ भी पहनने को नहीं है। नक्सली नेता रेड्डी के कहने पर सरकार से बातचीत करने आए थे। रेड्डी ने SR शंकरन नाम के एक IAS ऑफिसर को नक्सलियों से वार्ता करने भेजा था। शंकरन को खुद 1987 में नक्सलियों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन उसके बाद उनका एक रिश्ता बना रहा। रेड्डी के न्योते पर नक्सली हैदराबाद में स्टेट गेस्ट हाउस में आकर रुके। बातचीत शुरू हुई, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, रामकृष्णा ने एक घोषणा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने माओवादियों के दो बड़े संगठन पीपुल्स वॉर ग्रुप यानी PWG और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी MCC के मर्जर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये मर्जर 21 सितंबर को हुआ है और नई पार्टी का नाम CPI माओइस्ट रखा गया है। बस इससे आगे मामला अटक गया। सरकार ने नक्सलियों से कहा कि वो अपने हथियार सरेंडर कर दे, लेकिन रामकृष्णा ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स पर सरकार से वादा चाहा, जो सरकार ने नहीं किया। ये सब आगे चलता रहा, लेकिन पीछे कुछ और कहानी चल रही थी। माओवादियों ने सीज फायर का फायदा उठाते हुए अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की। वहीं दूसरी ओर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसका फायदा उठाकर उन सब लोगों की फोटो खींच ली जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे।
उन्हीं लोगों को बाद में ट्रैक करते हुए सुरक्षा एजेंसियां कई नक्सली नेताओं को मारने में कामयाब रही। 2 महीने के बाद नक्सलियों ने विशाखापट्टनम में एक पुलिस दल पर हमला किया। सीजफायर टूट गया। जनवरी 2005 में पुलिस ने नक्सलियों के एक स्क्वाड को एम्बुश में मार दिया। इसके बाद सीपीआई माओइस्ट अगले कुछ सालों में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी। उन्होंने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया और एक बार तो लगा कि इंडियन स्टेट उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा। ये हमारे टुआसी सर हैं। हमारे बहुत सारे लोग मारे गए आज। मैं अनिल कुमार दुबे, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, हमारे बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं। कुछ बचे हुए हैं जो जा रहे हैं इलाज के लिए। कई आर्मरीज लूटी गई, कई एम्बुशेस में सैकड़ों सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाई। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में कई बड़े इलाकों में उनकी पैरेलल सरकार चलने लगी। 6 साल बाद 2010 में दूसरा मौका आया। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और नक्सली नेता आजाद यानी चेरुकुरी राजकुमार के बीच बातचीत शुरू हुई। इस बार ऐसा लगा कि नक्सली बातचीत के प्रति गंभीर हैं। अग्निवेश ने सरकार से बातचीत के बाद नक्सली लीडरशिप को 3 ऑप्शन दिए। वही चिट्ठी लेकर आजाद बस्तर वापस जा रहे थे, लेकिन तभी सरकार ने उनके साथ एक तरह का धोखा किया। 1 जुलाई को नागपुर रेलवे स्टेशन से उन्हें एक पत्रकार हेमचंद्र पांडे के साथ कथित तौर पर दबोचा गया और उसके बाद रिपोर्टेडली आंध्रा के आदिलाबाद इलाके के जंगलों में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन दोनों की मौत आदिलाबाद में एक एनकाउंटर के दौरान हुई। उस साल कांग्रेस के बीच भी 2 गुट बन गए थे। एक को गृह मंत्री पी चिदम्बरम और दूसरे को दिग्विजय सिंह लीड कर रहे थे। दिग्विजय सिंह ने एक अलग से कांग्रेसी नेता के थ्रू हैदराबाद की जेल में बंद एक माओइस्ट आइडियोलॉग के जरिए सरकार को बिना बताए एक चैनल खोलने की कोशिश की। वो खबर मैंने ही उस साल ब्रेक की थी क्योंकि मैं जेल में बंद उस आइडियोलॉग को जानता था। खैर, उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज 15 साल बाद माओवादी खात्मे की कगार पर है, मगर एक बात तय है, एक बेसिक लाइन के ऊपर इस देश के गरीबों का भला होते हुए दिख नहीं रहा। जिन लैंड रिफॉर्म्स की सिफारिश गरीबों के तमाम पैरोकार करते आ रहे हैं, वो शायद कभी नहीं होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लेट ईएन राममोहन कहा करते थे कि नक्सलवाद इसलिए फला फूला क्योंकि गरीब आदिवासियों को जमीन और दूसरे हक मिले नहीं, और जो अमीर पूंजीपति था उसकी लालच की कोई सीमा सरकार ने तय नहीं की। सरकार चाहे जो भी हो, वो हमेशा उद्योगपतियों के हक में ही रहेगी। लेकिन अगर नक्सलवाद खत्म हुआ तो कम से कम एक राहत जरूर मिलेगी। जिस भी आदमी से सरकार को परेशानी है, उसे वो अर्बन नक्सल कहकर परेशान नहीं कर पाएगी। आज के लिए इतना ही। नक्सलवाद के किन पहलुओं पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, कृपया कमेंट करके बताएं। लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।